हाँ जी क्लास 10th, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और आज मैं करवाऊंगी चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सुपर फास्ट रिवीजन एक ही लेक्चर में। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी लेटेस्ट अपने 2024 के अकॉर्डिंग अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ चैप्टर्स अभी मान लो आपको लग रहा है कि जल्दी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो तब तक आप लास्ट ईयर के रिवीजन वीडियोस से भी काम चला सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कटा है, तो उनका रिवीजन तो आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के 2 बार के रिवीजन से भी चला सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तब तक, ठीक है। और अदरवाइज मैं करवा ही रही हूँ आपको। तो ये चैप्टर 4 है हमारा और ये लगभग मेरा आने वाला है कोई 6 से 7 नंबर का। देखो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 तीनों मिलकर मैक्सिमम 20 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो अगर मैं एक इक्वल एवरेज पर इनको डिवाइड करती तो 5-5 नंबर के हो जाते हैं। बाकी सैम्पल पेपर मैं देखती हूँ, प्री बोर्ड देखती हूँ, अपने ये प्रैक्टिस पेपर देखती हूँ, तो उनमें एक नंबर के जो अपने 2 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आ रहे हैं और एक क्वेश्चन अपना 5 नंबर का तो श्योर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ना भी मिले और मिल भी जाएं, लेकिन ये 5 नंबर का आपका श्योर है और इसमें इंटरनल चॉइस भी इसी चैप्टर में से दी गई है। तो 5 में 2 और जोड़ दें तो 5 to 7 मार्क्स ये चैप्टर आपको दिला सकता है। 5 तो डेड मान के चलना है कि भी 5 नंबर का तो ये चैप्टर आपका आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a ने नॉन जीरो होना है। ए ने नॉन जीरो क्यों होना है? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वेयर की टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी और जब एक्स स्क्वेयर की टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। चारों में ही जो है हमारा वो एक्स स्क्वेयर है वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये चारों ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो जो आपकी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं एनसीईआरटी को साथ लेकर चल रही हूँ और अपने हरियाणा बोर्ड में तो बेसिकली एनसीईआरटी से ही आता है। अदर बोर्ड्स की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए आप प्राइवेट बुक्स के जो क्वेश्चन है उनको भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। मानक रूप हो जाता है, हिंदी में बताऊं तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या मानक रूप हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो 4.1 की बात करती हूं तो उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी एंड यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेकर आपको बता देती हूँ, उसी से हमारा काम चल जाएगा। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ कोई क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर। आपने बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिना चेक किए नहीं बताना है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए जिसमें आपको पूछा जाए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ a माइनस बी का वर्ग लगा दो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, x की 2 से x की 2 कट गया। और अब आप अगर ये एक ही नंबर में आ रहा है, आपने यस या नो में आंसर देना है, तो आगे सोल्व मत करो क्योंकि x ही रह गया है लास्ट। अदरवाइज इधर ले आओ तो ये बनेगा 3x जमा 4x और प्लस 1 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 बराबर 0। ये रैखिक समीकरण बन गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। तो आपकी बिल्कुल पहली एक्सरसाइज में सारे के सारे यही क्वेश्चंस हैं और इसमें से थोड़ी परसेंटेज हमारी कम ही रहती है। एक नंबर में इस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक्सरसाइज 4.1 की जितनी भी
स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट सम हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जाएं, स्टेटमेंट का मतलब जिनमें कहानी दे रखी है। जैसे कह दिया कि भाई किसी एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, लंबाई चौड़ाई से इतनी है, तो विमाएं ज्ञात करो। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती है। मेरी दो बातें मैंने बताई हैं, 4.1 में से मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन 4.1 में जो स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देकर आपसे सॉल्यूशन के लिए पूछा जा सकता है। दोनों अलग अलग बातें हो गई। जो मैंने अभी बताया कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगा या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और स्टेटमेंट सम इसमें से भी उठाए जा सकते हैं। ये नहीं है कि स्टेटमेंट सम का एक्सरसाइज 4.2 और 3 है तो उन्हीं में से अपना सवाल उठाया जाएगा, नहीं, वो सवाल 4.1 में से लेकर 4.2 वाले मेथड से या 3 वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। तो इन सारी बातों को आपने अपना हाईलाइट करके नोट कर लेना है। और अब मैं अपना जल्दी से चलूँगी अपना 4.2 पर। 4.2 और 3 में बेसिकली क्या है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। अपनी 4.2 और 3 दोनों को मिक्स कर लेते हैं। दोनों की दोनों एक्सरसाइज आपको दे रही हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का पहला मेथड है भाई हमारा फैक्टराइजेशन, हिंदी में कहूँ तो गुणनखंडन, जो कि हम 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। और दूसरा मेथड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, जिसे हम अभी सीखेंगे 10वीं में ही, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। तो दोनों मेथड्स में एक ही एग्जाम्पल से आपको बताने जा रही हूँ, और फिर इसके जो भी बाकी की टर्म्स रह जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2x² + x - 6 = 0 का सॉल्यूशन करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 सॉल्यूशंस और रियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो मिडल टर्म को हम इसमें ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म में आ रहा है अब यहाँ 1, तो मुझे कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जोड़ो या घटाओ तो 1 आए। बहुत सिंपल सी बात है, जोड़ने पर 1 आना मुश्किल है क्योंकि 1 बहुत सबसे छोटी संख्या है, तो घटाने पर आएगा। और ये 2 है और ये 6 है, तो 6 दूनी हो गया 12। मुझे ऐसे 2 नंबर्स यही सेम चीज़ मैं चैप्टर 2 में सिखा चुकी हूँ, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उन 2 नंबरों को जोड़ने या घटाने पर तो 1 आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए 12। तो 4 तिये 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, 2x² प्लस, अब यहाँ जो 1 है ना 1, उसको मैं कैसे लिखूंगी, 4 - 3x और -6। यही सेम हम सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2x², 4 को x से करेंगे 4x, प्लस माइनस -3x -6 बराबर 0। पहली दोनों टर्म्स में से आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2x कॉमन आएगा तो बनेगा 2x, इसको 2x से भाग करोगे तो जमा का 2। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन हो रहा है, 2x ने ये यहाँ गलत कर दिया ना, ये x आएगा ना, 2x जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पकड़ी गई ना ये बात। तो 3x कॉमन लिया तो x और माइनस माइनस प्लस का 2, इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये दोनों टर्म सेम होती हैं। तो इस दोनों में से x + 2 को फिर बाहर ले लो तो यहाँ बचेगा बेटा 2x और यहाँ बचेगा -3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, या तो x जमा 2 को 0 रखेंगे या 2x - 3 को 2 को राइट में ले जाएंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, और यहाँ 3 को राइट में ले जाएंगे तो प्लस का आएगा, तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, x 3/2 और x = -2। ये 2 हमारे इसके गुणनखंड अपने क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंडन के मेथड से। क्लियर हो गया। अब कई बच्चों को नहीं पता भी गुणनखंडन कैसे करें, भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा कौन सा फैक्टर बनाएं कौन सा ना बनाएं, तो हम उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना लेंगे डिस्क्रिमिनेंट का मेथड, जिसे हम पहली बार तो नहीं कर रहे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अपना इस क्लास में पहली बार कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको ज़रा अच्छे से आपको समझाना चाहूँगी कि अगर हमारे पास ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसका कंपैरिजन करोगे ax² + bx + c से।
तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करूंगी तो x² का जो गुणांक है उसे हम a लेंगे, तो a की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर 1 है तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी और भाई c की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी। अब इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं विविक्तर, लेकिन लिखते उसे इंग्लिश में डी से ही हैं, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² हो गया 1 का स्क्वायर, b की जगह 1 रखा, माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह माइनस 6, 1 घटा घटा जमा, 4 दूनी 8, 8 6 48 और एक ये आ गया 49। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49 आ गई। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं केवल सॉल्यूशन निकालना बता रही हूँ। तो हमारी जो x की वैल्यू, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की वैल्यूज निकालना। यहाँ पर अभी मैंने आपको ये x की 2 वैल्यूज निकाल कर दिखाई गुणनखंड से, वही वैल्यू अब हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से डायरेक्ट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसे आपने अपना नोट कर लेना है, ये आपका मेन होता है। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिख दिया जाता है कि -b प्लस माइनस d का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, क्योंकि d और b² माइनस 4ac दोनों सेम चीज है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी -b यानी माइनस का 1 जमा घटा प्लस माइनस d का अंडर रूट, d का कर लो या b² माइनस 4ac का अंडर रूट कर लो, वो हो गया 49 डिवाइडेड बाय 2a, 2a की वैल्यू भी 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 49 का अंडर रूट 7 होता है बटे में 4। अब x के 2 आंसर हमें कैसे मिलेंगे, एक बार हम x के साथ क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे तो ये बनेगा -1 प्लस 7/4 और एक बार लेंगे -1 माइनस 7/4। ये सॉल्व करोगे 7 में से 1 गया 6/4, इसको सॉल्व करोगे -8/4, 4 दूनी 8, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4। x की वैल्यू यहाँ से 3/2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी, और ये वही वैल्यूज़ आ गई हैं जो अभी अभी हमने अपनी फैक्टराइजेशन के मेथड से फाइंड की थी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा है विविक्तर का डिस्क्रिमिनेंट का मेथड डायरेक्ट निकालने का, जिसमें आपने बेसिकली इसको और इसको याद रखना है। क्लियर है। तो आपको मैं एक बात अब यहाँ क्लियर कर दूं कि एग्जाम में 99% ये नहीं लिखा आता कि कौन सा मेथड लगाओ। फैक्टराइजेशन में टाइम लगता है, ये आसान पड़ता है, तो आप इसको समझें और आप अपनी 4.2 और 4.3 के सभी क्वेश्चंस इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हो। सुन रहे हो मेरी बात को, 4.2 एंड 4.3 के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और वहाँ मेथड मेंशन नहीं होता कि आपने किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने जस्ट इक्वेशन बनानी है और इसी मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आपको फैक्टराइजेशन पर दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो 4.2 में आपके फैक्टराइजेशन के सवाल हैं, स्टेटमेंट सम है। 4.3 में ये मेथड है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और है 4.3 में, वो है नेचर ऑफ रूट्स। वो है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों की प्रकृति। हिंदी में बताऊं तो शून्यकों की प्रकृति, कैसे शून्यक होंगे, कैसे रूट्स होंगे। अब आप ध्यान देना भाई, यहाँ पर ध्यान देना, सारी माया इस b² माइनस 4ac की है। जब ये 49 आ रहा था तो इसका अंडर रूट आया 7 और मुझे 2 अलग अलग उत्तर मिले। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रही हूँ मैं और अब समझेंगे। तो 3 केस मेरे बनेंगे। पहला केस बनेगा कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा d का जो वैल्यू है वो 49 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो उसका वर्गमूल निकलेगा। और क्योंकि उसका वर्गमूल निकलेगा तो मुझे 2 भिन्न, दोनों अलग अलग वास्तविक हल मिल जाएंगे। मेरे जो x की जो आंसर आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट रियल रूट्स।
समझ में आ रही बात कि जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों आंसर अलग अलग होंगे, रियल होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ में आ गई बात। अब मैं एक केस ले लूं कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। सुनना बात ध्यान से, अगर ये 0 होता, अगर ये 0 होता तो x की वैल्यू होती -b जमा घटा 0 का अंडर रूट बटा 2a। ठीक है, सुनना बात ध्यान से। तो 0 का अंडर रूट हो गया 0। अब यहाँ कराऊंगी मैं, तो एक बार b में 0 को जोड़ेंगे और 2a से डिवाइड करेंगे, b में 0 को घटाएंगे और 2a से डिवाइड करेंगे। दोनों बातों का एक ही मतलब है, -b/2a। तो यहाँ में है ना रूट निकालेंगे कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ रूट डायरेक्ट निकलेगा -b प्लस -d का अंडर रूट बटा 2a। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 है तो मेरे जो दोनों के दोनों उत्तर हैं वो सेम आएंगे, दो समान वास्तविक हल आएंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, दो समान वास्तविक हल आएंगे, टू रियल सेम रूट्स मेरे आएंगे जिनकी वैल्यू होगी -b/2a। लेकिन अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, मान लो अब ये -49 आ जाता, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो क्या आप -49 का अंडर रूट निकाल सकते थे? नहीं निकलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ -49 का अंडर रूट निकालो तो वो निकलेगा ही नहीं, वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा। और जब वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा तो इस तरह की इक्वेशंस का हमारा कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोई, यहाँ काटा लग जाएगा, कट लग जाएगा, कोई वास्तविक हल नहीं है। क्लियर है? नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज का कंक्लूजन आता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं एक बार जल्दी से पूरे को एक फ्रेम में कर देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी। सारी समरी मैंने बता दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस टाइप के क्वेश्चन है, सोल्यूशन ये मैंने फैक्टराइजेशन के मेथड से बता दिया है, ये मैंने द्विघात समीकरण यानी विविक्तर से बता दिया है। उसके बाद जो आपका नेचर ऑफ रूट्स होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और स्टेटमेंट सम, इस पूरे चैप्टर में जितने भी स्टेटमेंट सम्स हैं सबको केवल एनसीईआरटी आप कर ले तो एक्सरसाइज एग्जांपल्स तो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, उनमें से बहुत सारा आपका आ जाएगा। इन सबको अपना टेबल बना लेना, एक तो इसको अपना नोट कर लेना नोटबुक में, एक यहाँ से जो 2-3 फॉर्मूले इनको नोट कर लेना, और क्वाड्रेटिक का मैंने बता ही दिया है। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इन सबको आप तब तक नोट कर लीजिए, मैं इरेज करूँगी, स्क्रीन को मैं करूँगी अब यहाँ क्लियर। ठीक है, स्क्रीन को करूँगी क्लियर, और अब हम अपना चलेंगे अपने क्वेश्चंस की टाइप पर। ठीक है, तो देखो भाई अब जरा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 1 मार्क में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक 1 मार्क में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दे देंगे कि x² + 2kx + 9 = 0 में k की क्या वैल्यू हो कि इसके मूल बराबर हो। बहुत ध्यान से, केवल ज़्यादातर ये बराबर वाला ही पूछा जाएगा। मूल बराबर हो, रूट्स इक्वल हो। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी कि b² - 4ac 0 हो। अभी आपको वर्बल करना आना चाहिए, कोई वहाँ a b c निकालने मत बैठ जाना, उनको निकालने मत बैठ जाना, डायरेक्ट करना है। b का मतलब है 2k, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर -4, a का मतलब यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और c का मतलब 9 है, = 0। 4k² 4 9 36 = 0। 36 को राइट में ले जाओ, मतलब वर्बल जितना ज़्यादा कैलकुलेट करोगे, k² 4 9 36, जब अंडर रूट करोगे तो k की वैल्यू ±3 आनी चाहिए, केवल 3 नहीं आएगी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन 90% पॉसिबिलिटी रहती है के वाला करवाने की। अब इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप? तो मेरी बात को कान खोल के सुन लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब इस तरह के 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो उस वीडियो के लिंक पर जाओ, सुपर फास्ट स्पीड करो उसकी,
1.5 कर दो, 2 कर दो, क्वेश्चन को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आपने वहाँ से 1 मार्क की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि एक एक नंबर चाहिए अगर आपको 80 नंबर लेने हैं। 1 नंबर के इसमें से मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन वैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज, 1 नंबर की पूरी वीडियो अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, इस तरह से मार्क्स वाइज अवेलेबल हैं। तो 1 नंबर में एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी कभी आपसे रूट्स भी पूछ लिए जाते हैं कि मान लो आपको कह दिया कि x² + 6x + 5 = 0 के हल होंगे, और अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 6, तो ये x = 1 ये बनेगा, तो एक रूट -5 आएगा और एक -1। जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही फास्ट आप कर पाएंगे। तो जितनी भी डिटेल्स मैंने दी है इनमें से ही आपके एक एक नंबर के बनेंगे। असर्शन रीजन इसमें से आ नहीं रहा है फिर भी अगर कोई 1-2 असर्शन रीजन आपके आ भी जाते हैं तो आपको जैसे मान लो ये कह दिया, पहला क्वेश्चन दे देंगे कि x² + 6x + 5 = 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये कह देगा। चलो देखते हैं। हाँ, इसके मूल काल्पनिक हैं, ऐसे ये बोल देगा। और दूसरे में ये दे देगा कि यदि मूल काल्पनिक हो तो d का मान <0 होता है। अब आपने चेक करना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स है और ये ट्रू है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी या डी में से जो है वो सी है, शायद ए फॉल्स है ना, तो शायद सी है, तो वो अपना राइट ऑप्शन डी है, शायद मुझे याद नहीं है, लेट मी चेक। हाँ जी बिल्कुल डी है अपना, तो डी अपना करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो असर्शन रीजन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कहीं आप सोच रहे कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो अब इसमें से मेन आपका एक 5 नंबर की क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, लॉन्ग क्वेश्चन की बन रही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 और बता रही हूँ मैं, बाकी लॉन्ग ज़्यादा आएंगे। अभी एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार आपसे पूछा जाता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक बताएं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो एक x हो गया, एक x + 1 हो गया, अब एक हो गया x का स्क्वायर, दूसरा हो गया x + 1 का स्क्वायर = 365। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x² + x² + 1 + 2x = 365, ये बन गया 2x², ये बन गया प्लस का 2x और इसको इधर लाओगे तो 364, 2 से डिवाइड कर दो तो x² + x - 2, हाँ जी 182 = 0। 14 और 13 इसके टुकड़े हो जाएंगे, सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई चैप्टर वाइज देखो मैंने सभी क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। अभी इतना मुझे भी टाइम नहीं लग रहा है कि मैं आपके लिए 1-1 घंटे की वीडियो भी यहाँ बना सकूँ, और देखो उस चीज़ को रिपीट करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। उन वीडियोज़ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, वही चीज़ आई हुई है। 2023 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है और उससे पहले के सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप भी थोड़ा फेवर करें, उन वीडियोज़ को देखें और उन वीडियोज़ में अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ दोबारा करवाती हूँ, तो कोई ज़्यादा लॉजिक उस बात का बनता नहीं है। अब लॉन्ग पे आ जाओ। लॉन्ग में एक तो ना डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप अपना एनसीईआरटी अपना देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक बात का आपको सबको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट कहीं से भी आपकी ली जा सकती है, पुरानी एनसीईआरटी से भी। सुन रहे हो ना मेरी बात को, जो ओल्ड एनसीईआरटी हैं उनसे आपकी स्टेटमेंट ली जा सकती हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि स्टेटमेंट ना ली जाए, मेथड डिलीट हुए हैं, स्टेटमेंट्स डिलीट नहीं हुई हैं। तो देखो एक जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा फेमस सा हमारा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से, ये सब अपना उसमें भी आ चुका है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल को 8 किलोमीटर कम कर दें, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो वही रेलगाड़ी को 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। इसके लिए एक इक्वेशन बनाएं और उसको सॉल्व करें। मान लीजिए रेल की स्पीड है x km/h हो गया, डिस्टेंस हो गई 480 किलोमीटर। अब आपको स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन पता होना चाहिए। तो टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर है दूरी
बटे चाल, तो समय हो गया T1 480 बटे x घंटे लगेंगे। उसी ट्रेन की जो नई स्पीड है वो 3 घंटे 3 घंटे बढ़ा दी गई, तो x थी x प्लस 3 कर दी गई और डिस्टेंस उतनी ही थी। तो उस डिस्टेंस में ट्रेन को क्या, अरे एक मिनट, स्पीड हमने 8 किलोमीटर कम की है, हम गलत ले गए, ट्रेन की स्पीड को हमने 8 किलोमीटर कम किया है, तो ये हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही सेम थी, तो अब स्पीड कम कर दी तो रेलगाड़ी को जाने में टाइम लगेगा ज़्यादा। ये ज़्यादा है और ये कम है, ये कितना ज़्यादा है 3 घंटे। तो बस इसी बात को आपने समझना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। इस तरह के क्वेश्चन मैंने सैम्पल में प्रैक्टिस पेपर में भी करवा रखा है। 480 बाई एक्स माइनस 8 और 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3/1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना LCM ले लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8। देखो इस x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो ये आएगा 480x। x से x कटेगा तो 480 इन दोनों से गुणा होगा, तो माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस 8 0 0 8 8 64 6 8 चौक 32 और 6 3840 बराबर है 3/1 का मतलब 3। अब इसको तो इधर ले जाओ, इससे ये कट गया, इधर तो आ गया 3840। अब मेरी बात सुनना, 3, अब इन दोनों की मैं गुणा करूं तो ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। इस 3 को यहाँ से हटाकर मैं अब यहाँ ले आऊँगी अगले स्टेप में, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रही हूँ। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24 और ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर मैं बैठकर इसके फैक्टर सोचने लग गई तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना मैं अपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर दूं और अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ूं, है ना। पेपर में तो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं भैया। तो माइनस बी है, बी पहले ही नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अंडर रूट बी का स्क्वायर करोगे तो 64, 4 ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस का 1280 और सारे के बटे में आ जाएगा 2a यानी कि 2 आ जाएगा। ये कंपैरेटिवली आपको इजी पड़ेगा। 8 जमा घटा, क्योंकि इसका अंडर रूट आप निकाल सकते हो, जमा घटा घटा जमा 0, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5 और सारे के बटे में 2 आ जाएगा। ये अपना बन जाएगा 8 प्लस माइनस 4 6 और 2 8 5184। अब 5184 का अंडर रूट आपको निकालना आना चाहिए। 7 7 49, 2 7 दूनी 14 और 2 पे जाएगा 72 आ जाएगा। तो हम इसको अपना इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। वो फैक्टराइजेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि 1280 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, इसके फैक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बनेगा 8 प्लस माइनस 72/2। एक आंसर पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। नेगेटिव को आप छोड़ दोगे क्योंकि ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो 80/2 ये 40 आ जाएगा, तो स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया। एक इसमें बर्तन वाला क्वेश्चन आ जाता है जो ज़्यादा बार बार रिपीट होता है, कि एज वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो एज वाले में आपने क्या कर लेना, मान लो एक की एज x है और दूसरे की एज को y लेकर फिर आप इनमें रिलेशन बनाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, मान लो रहमान है अब x साल का, 3 साल पहले था x माइनस 3 का, 5 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 5 का। उनकी आयु के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 1/x घटा 3, 1/x जमा 5 कितना है 1/3। फिर वही तरीका यहाँ रह जाता है, अपना LCM लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और इनको सॉल्व कर दो। तो बार बार बोल रही हूँ, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ज़्यादा करने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर की पूरी प्लेलिस्ट का। टेलीग्राम पे भी आप मुझे कांटेक्ट करो और वहाँ से अपने प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। मेन इसमें जो लॉजिक है वो मैंने बता दिया है। लॉन्ग 5 नंबर का और एक शॉर्ट नंबर का एक क्वेश्चन की आपने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। चाल वाले जितने भी क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो बार बार अपने रिपीट होते हैं। अच्छा, केस स्टडी और बता दूं मैं कि केस स्टडी की भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, वो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, लेकिन आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो, इतना कोई उसमें ज़्यादा टिपिकल है नहीं।
टाइम लगता है तो मैं चैप्टर वाइज भी केस स्टडी क्वेश्चंस आपके लिए डाल दूंगी। नहीं तो अगर आप 4 प्रैक्टिस पेपर, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, एक सैम्पल पेपर और अपने 2 प्री बोर्ड हुए थे, एक बेसिक का हुआ था और एक स्टैंडर्ड का, उनको अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन के लिए। तब तक आप इनको देखकर अपनी प्रिपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।